नमस्कार। चलिए, आज राजनीति को सिर्फ हार जीत के तराजू पर नहीं तोलते। आज हम इसे एक इंजीनियरिंग की समस्या की तरह देखेंगे। गवर्नेंस और जनसेवा की इंजीनियरिंग। ये विश्लेषण है उत्तराखंड के मसूरी विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन इसकी सीख हर उस लीडर के लिए है जो आंकड़ों के पीछे की इंसानियत को, जमीनी हकीकत को समझना चाहता है। मसूरी, जिसे हम पहाड़ों की रानी कहते हैं, यहाँ की हवा में जो ताजगी है, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक बहुत ही पेचीदा सियासी रणभूमि है। और इस विश्लेषण में हम सिर्फ सतह को नहीं खुरचेंगे, बल्कि उन गहरी परतों तक जाएंगे जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को तय करती हैं। और यही आज का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है। 19% का फासला, ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये एक गहरी खाई है, जनता और एक राजनीतिक दल के बीच भरोसे की खाई। इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ इस खाई की गहराई नापना नहीं है, बल्कि इसे पाटने के लिए एक प्रैक्टिकल, एक जमीनी ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो आइए इस चुनौती की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति की शुरुआत जमीनी हकीकत और ठोस आंकड़ों से ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, वो उस कहानी का पहला चैप्टर होते हैं जिसे हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं कि 2022 के चुनाव में मसूरी के वोटरों ने क्या फैसला सुनाया था और उस फैसले के पीछे की भावना क्या थी। 15,325। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हार का अंतर है। इतने वोटों से हार हुई, यही वो खाई है जिसे पाटना है। जब हम इस नंबर को देखते हैं तो हमें चुनौती का असली पैमाना समझ में आता है। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, ये एक निर्णायक फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसे समझने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा। और अब इस तस्वीर को देखिए, ये है वोट शेयर का बंटवारा। भारतीय जनता पार्टी को मिले 56.49% वोट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिमट गई 37.19% पर, मतलब लगभग 19% का सीधा सीधा फर्क। ये साफ दिखाता है कि मुकाबला काफी हद तक एक तरफा था। दिलचस्प बात यह है कि 93% से ज्यादा वोट सिर्फ इन दो पार्टियों में बंट गया, यानी वोटरों ने बहुत सोच समझकर एक स्पष्ट विकल्प चुना था। तो अब इस बड़ी चुनौती को एक हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य में कैसे बदलें? गणित बहुत सीधा है। जीत के लिए लगभग 8,000 वोटों का स्विंग चाहिए, मतलब 8,000 वोट अपने पाले में करने होंगे। जब हम 15,000 की बड़ी खाई को 8,000 वोटों के टारगेट में बदलते हैं तो चुनौती मुश्किल तो लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक नंबर के इर्द गिर्द बननी चाहिए। हर कदम, हर फैसला बस इसी 8,000 के लक्ष्य को साधने के लिए। ये डैशबोर्ड 2022 के चुनाव की पूरी कहानी एक नज़र में बताता है। कुल वोटर 1,33,000 से भी ज्यादा, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात है वोटिंग परसेंटेज, सिर्फ 59.66%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 40% से ज्यादा लोगों ने वोट ही नहीं डाला। ये जो खामोशी है, ये क्या कहती है? क्या ये सिस्टम से निराशा है या सिर्फ उदासीनता? ये एक बहुत बड़ा मौका भी है उन वोटरों तक पहुंचने का जिनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सियासत में उससे भी जरूरी सवाल है कि क्यों हुआ। तो अब हम हार के पीछे की वजहों को समझेंगे और हमारा फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उन सिस्टम्स पर होगा, उन व्यवस्थाओं पर होगा जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। क्योंकि व्यक्तियों को नहीं, व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। ये स्लाइड एक बहुत ही अहम फर्क दिखाती है। एक तरफ बीजेपी की एक तेल लगी हुई मशीन की तरह काम करने वाली मशीनरी है, जो चुनाव से महीनों पहले हर गली, हर बूथ पर एक्टिव हो जाती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का बिखरा हुआ संगठन, जहां अंदरूनी खींचतान साफ नजर आती है। देखिए, चुनाव सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता, ये बूथ पर काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है। और इस मोर्चे पर एक पार्टी को लड़ाई शुरू होने से पहले ही बहुत बड़ी बढ़त हासिल थी। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत से भी समझ सकते हैं। मतलब राजनीति 4 बड़े मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाती है। पहला, चुनावी मोर्चा, यानी सही कैंडिडेट और जमीनी कैंपेन। दूसरा, संगठनिक मोर्चा, यानी बूथ लेवल तक का मजबूत नेटवर्क। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, यानी जनता के दिलो दिमाग में अपनी कहानी को बिठाना। और चौथा, संसाधन। इस केस में कांग्रेस चारों ही मोर्चों पर कमजोर दिखी। ये एक सिस्टम की विफलता थी, किसी एक इंसान की नहीं। और इन सबके ऊपर उम्मीदवार से जुड़ी अपनी चुनौतियां थीं।
एक नई उम्मीदवार जिनके ऊपर पिछली हार का भी बोझ था, और फिर परिवार के कुछ सदस्यों का पार्टी बदल लेना, ये बातें वोटर के मन में भरोसे और कैंडिडेट के जीतने की क्षमता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। राजनीति में अक्सर जो दिखता है वही सच माना जाता है, और यहाँ जो दिख रहा था वो भरोसे के हक में नहीं था। कोई भी चुनाव अचानक हवा में नहीं होता। हर चुनाव का नतीजा पिछले कई चुनावों की जमीन पर खड़ा होता है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले 20 सालों में मसूरी की सियासी जमीन धीरे धीरे कैसे बदली है। ये हमें आज की हकीकत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। 2002 को देखिए, कांग्रेस का स्वर्णिम काल, 52% से ज्यादा वोट। लेकिन 2007 में एक बहुत बड़ी गिरावट आई, 21% वोटों का सीधा नुकसान, और पार्टी फिर कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने लगातार हर चुनाव में अपनी जमीन को थोड़ा और मजबूत किया। जो सफर 29% से शुरू हुआ था वो 56% तक जा पहुंचा। ये 20 साल की लगातार मेहनत, संगठन के विस्तार और नैरेटिव पर कब्जे का नतीजा है। और यही हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को याद रखना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहने की आज़ादी, ये दोनों लोकतंत्र की जान है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों का ये उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। राजनीति सिर्फ पार्टियों और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों के बारे में है, उनकी जिंदगी के बारे में है। और यहीं पर मतदाताओं की शिकायतों का रोल सबसे अहम हो जाता है। ये वो जमीन है जहां कोई भी विपक्ष अपनी वापसी की कहानी लिख सकता है। ये शासन के बड़े बड़े वादों और आम आदमी की रोज की मुश्किलों के बीच का फासला है। इस फासले को समझना ही सच्ची जनसेवा की तरफ पहला कदम है। तो मसूरी के लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है महंगाई और बेरोजगारी। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर के बजट को, हर दिन की जिंदगी को और हर नागरिक की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। इसके बाद नंबर आता है पीने के पानी, सड़कों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों का। और हाँ, टूरिज्म पर टिके इस इलाके में यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी भी एक बहुत बड़ी चिंता है, जो उनके भविष्य पर सवाल खड़े करती है। ये लिस्ट हमें साफ साफ बताती है कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से गुजरता है। तो ठीक है, समस्या का विश्लेषण हो गया, जमीनी हकीकत की नब्ज भी पकड़ में आ गई। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? यहाँ से हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। एक ऐसा साफ और प्रैक्टिकल प्लान जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र से दोबारा जुड़ने और भरोसा बनाने के लिए है। एक सच्चा गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है, जिसे हम 4 सीढ़ियों में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन संगठन को खड़ा करने और घर घर जाकर असली मुद्दों को समझने के लिए हैं, ताकि आप लोगों की आवाज बने, अपनी नहीं। अगले 30 दिन उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए। फिर अगले 30 दिन पदयात्रा और डिजिटल कैंपेन से एक माहौल बनाने के लिए। और आखिरी के दिनों में पूरी ताकत से वोटरों को बूथ तक लाने की तैयारी करने के लिए। ये एक अनुशासित स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इन सब बातों को समेटते हुए कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिफारिशें। पहली, अपने घर को दुरुस्त कीजिए, यानी पार्टी के अंदर की गुटबाजी खत्म कीजिए। दूसरी, अपनी कहानी को बड़े बड़े नहीं बल्कि स्थानीय और रोजमर्रा के मुद्दों, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी पर टिकाकर रखिए। तीसरी, लोगों को याद दिलाइए कि अतीत में आपने उनके लिए क्या अच्छे काम किए हैं। और चौथी और सबसे अहम, आज के डिजिटल जमाने में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली गलत जानकारी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाइए। यहीं पर भारत का डीपीडीपी ढांचा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना सहमति के किसी की निजी जानकारी का इस्तेमाल न करें और ये पक्का करें कि आपका संवाद जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित हो। हम इस विश्लेषण के अंत में आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिएगा, क्या चुनावी जीत सिर्फ कुछ महीनों की चतुर रणनीति का नतीजा है, या फिर यह उन सालों की सेवा और भरोसे का फल है जो आप जनता के बीच रहकर कमाते हैं? शायद असली जनादेश वोटिंग मशीन में नहीं, लोगों के दिलों में होता है, और उसे जीतने के लिए सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं, बल्कि लगातार सेवा के रास्ते पर चलना पड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 402 40 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।